राइट, ठीक है। गुड। तो हम लोग देख चुके थे, राइट, मेवन देख चुके थे हम, मेवन का इंस्टॉलेशन वगैरह, प्रोजेक्ट क्रिएट करना वर्क स्पेस पे, इस तरीके से मेवन को, ठीक है, इंस्टॉल करते थे। स्प्रिंग बूट में हमने देखा था क्रड ऑपरेशन। आई होप आप सभी लोगों ने उसको अपने अपने वर्क स्पेस पे इंस्टॉल करके चला के देखा होगा, राइट। तो आज हम थोड़ा सा फ्लो कोड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका काम आसान करने के लिए एक टूल होता है हमारे पास, एक वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ओपन सोर्स एक वेबसाइट है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप ये कंपनी में भी यूज कर सकते हैं ऐसी, ठीक है, कंपनीज में भी आप क्या कर सकते हो, इसको, इस मॉडल को यूज कर सकते हो। स्प्रिंग इनिशियलाइजर आप क्या कर सकते हो, लेकर आप जावा का कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं, आप वर्जन को डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, राइट, कौन सा वर्जन जावा का होना चाहिए। आप मेवन प्रोजेक्ट यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेवन भी ले सकते हैं, आ रहा समझ में। और मेवन का कौन सा वर्जन, यहाँ पर स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन आपको यूज करना है, राइट। यहाँ पर हमारी होती है जार और वार, ठीक है। तो जार फाइल होती है हमारी, दैट इज जावा आर्काइव, ठीक है। तो एम्बेडेड टॉमकिट हम आगे चल के अभी देखेंगे एम्बेडेड टॉमकिट क्या होता है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप ये यहाँ पर लेंगे जार और वार फाइल, राइट। और आप सेम सेम पीसी पे अगर आप यूज कर रहे होते तो आप जार फाइल को भी एग्जीक्यूट करके एम्बेडेड टॉमकिट को भी यूज करके आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। मगर इन केस आपने यूज करी है वार फाइल, तो सेम कंप्यूटर पे तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक्सटर्नल आपकी रिमोट लोकेशन पे कंप्यूटर पे आप क्या करोगे, लैपटॉप पे वार फाइल को टॉमकिट के अंदर डिप्लॉय करके, एक फाइल होती है दैट इज कॉल्ड startup.bat, और उसको चला के आप क्या कर सकते हो, उस वार फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और डिपेंडेंसीज आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, कंट्रोल, ठीक है, जो भी दे रखा है पर बी, और आपकी जो डिपेंडेंसीज है, ठीक है, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हम स्प्रिंग की ये डिपेंडेंसीज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, आ रहा समझ में। और जैसे ही उसको आप जनरेट करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर जिप बन के डाउनलोड फोल्डर पे आ जाता है। इंपोर्ट करने के बाद में आप हमेशा यहाँ पर लिखेंगे एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, और आपका मेवन प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और मेवन प्रोजेक्ट में हमेशा होती है pom.xml, दैट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आ रहा समझ में। देखिए मैंने वार फाइल सिलेक्ट करा था तो यहाँ पर क्या आ गया, वार करके आ गया, पैकेजिंग वार, ठीक है। ये डेमो नाम का हमारा प्रोजेक्ट आ गया। और जैसे कि आपको मालूम है हमने यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड करी थी, और जेएसपी और हमने क्या बनाई थी, यहाँ पर कंट्रोलर क्लासेस बनाई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा हम इसको। कौन सा बनाया था हमने, लास्ट वन, डेमो नाम का था हमारा, राइट। ये देखिए डेमो मेन, चला के देखते हैं हम इसको एक बार, ठीक है। इसके फ्लो को समझते हैं, एसआरसी, मेन, वेब एप्स, वेब आईएनएफ, जेएसपी, और ठीक है। अब स्प्रिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट हमेशा रन कहां से होता है, कहां से रन होता है, दैट इज मेन ऐप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले रखा है डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट वो खुद ही बना के देता है हमारा डेमो एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी हमारी एप्लीकेशन का नाम है क्या करता है, यहाँ पर ये वाली मेन मेथड, जैसे हमारी मेन मेथड होती थी उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये क्लास हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन करके चलती है। और जैसे ही मैं इस क्लास को रन करता हूँ तो हमारा जो टॉमकिट है एम्बेडेड वो भी क्या होने वाला है, रन होने वाला है, रन इज जावा एप्लीकेशन। देखिए कैसे रन होता है, जैसे आप डिपेंडेंसी लिखते हो pom.xml के अंदर, बताता हूं मैं आपको, बाकी की क्लास में कर देता हूं क्लोज। देखो जैसे आप यूज करते हो यहाँ पर डिपेंडेंसी कौन सी वाली, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डॉट वेब, जैसे आप ये वेब डिपेंडेंसी डालते हो तो यहाँ पर मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पर आपकी कहीं पर होगी मेवन डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये देखिए मेवन डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर आपका क्या आ जाता है,
टॉमकेट भी, ये देखिए एम्बेडेड टॉमकेट। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे आप यहाँ पर लेते हैं डिपेंडेंसी दैट इज कॉल्ड वेब, तो वेब में क्या आ जाता है हमारा टॉमकेट डिपेंडेंसीज भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है आपके सी यूजर्स एडमिन और डॉट m2 फोल्डर इसने देखिए यहाँ पर बना लिया है और टॉमकेट भी आपका क्या हो गया यहाँ पर इंस्टॉल। आ रहा समझ में? एम्बेडेड टॉमकेट का यूज करके इस मेवन एप्लीकेशन को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अगेन ये क्लास मैंने क्या करा यहाँ पर रन की, देखिए पोर्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, एक हमारी फाइल होती है दैट इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, और मैं यहाँ पर जाके क्या कर सकता हूँ, सर्वर का पोर्ट चेंज कर सकता हूँ, राइट। अगर इसको पोर्ट को आपको चेंज नहीं करना 8080, तो आप इक्लिप्स को वापस से बंद करके क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉमकेट की जो सर्विसेज है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाएगी और वापस से आपका प्रोजेक्ट 8080 पोर्ट पे क्या होने वाला है, चलने वाला है, ठीक है। करता हूं उसको लॉन्च वापस से। आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, राइट। हम स्प्रिंग बूट में इंटीग्रेशन करेंगे log4j का, JUnit का, हम ईमेल एपीआई से ईमेल सेंड करना सीखेंगे, SMS एपीआई हम लोग इसमें अपग्रेड करेंगे, राइट, इसी प्रोजेक्ट के अंदर। गिट हम अब देखेंगे किस तरीके से आपका कोड सारा सब कोड गिटअप पे जाएगा। देन हम देखेंगे UML, उसके बाद में देखेंगे हम RUP दैट इज रेलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है, राइट, और HR के इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर। रिसोर्स बंडल पे हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग अचीव करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन। आ रहा समझ में? हर देश की एक अलग लैंग्वेज होती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। तो अगर हम इसको खोलते हैं इंडिया में, तो हमारी लैंग्वेज किस में दिखेगी, हिंदी में। आ रहा समझ में? मैं इसको खोलूंगा US में तो इंग्लिश में चलेगा, मैं इसको खोलूंगा जर्मनी में तो मेरी लैंग्वेज कौन सी होना चाहिए, जर्मनी। तो हम उसको अचीव करेंगे जर्मन लैंग्वेज, राइट, डच लैंग्वेज। तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे, बाय यूजिंग रिसोर्स बंडल, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे सारे टॉपिक्स। वापस से मैं अपने प्रोजेक्ट पर आ जाता हूँ डेमो, और इस पर चलाता हूँ हमारी मेन क्लास, जो ये खुद ही से बना के हमको देता है, राइट। राइट क्लिक करता हूँ मैं, रन एस, और आज इसका हम क्या करते हैं, फ्लो समझते हैं, रन एस। ठीक है, तो 8080 पे ये क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। टॉमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। जेएसपी सर्वलेट के प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा, हम लोगों ने क्या करा था, अलग से टॉमकेट को इंस्टॉल किया था, राइट। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब देखिए, इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट 8080, ठीक है। जेएसपी से रन नहीं होगा, ध्यान रखना है ना, लोकल होस्ट कॉलन 8080। और जैसे मैं करता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 8080, तो ये प्रोजेक्ट का मेरा फ्रंट पेज, जो भी मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट पेज डाल रखा है, ठीक है, उसको वो कॉल हो गया, राइट। अभी देखिए किस तरीके से कॉल हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जेएसपी और सर्वलेट के अंदर क्या होता था, जेएसपी से हम क्या करते थे, एट्रीब्यूट्स को भेजते थे, और सर्वलेट के अंदर क्या करते थे, गेट करते थे। याद आ रहा है आप लोगों को? तो हमेशा एक क्लास होती है कंट्रोलर क्लास, जो क्या करती है, आपकी रिक्वेस्ट से क्या करती है, एट्रीब्यूट्स को गेट करती है। इसी तरीके से हम स्प्रिंग बूट में क्या यूज करते हैं, कंट्रोलर। क्या यूज करते हैं, कंट्रोलर। और जेएसपी के अंदर हम क्या यूज करते थे, जेएसपी सर्वलेट वाले प्रोजेक्ट में सर्वलेट। सर्वलेट आपकी रिक्वेस्ट को गेट करती थी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, उसी तरीके से स्प्रिंग के अंदर होता है हमारे पास कंट्रोलर। और आगे चल के हम एक और चीज देखेंगे, रेस्ट एपीआई, और उसके अंदर होता है हमारा रेस्ट कंट्रोलर, राइट। तो रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में डिफरेंस क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, राइट। तो देखिए, अभी लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे आपका एक पेज कॉल हुआ है, ठीक है, और इस पेज का नाम आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। कैसे कॉल होता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पर इस पेज को हिट किया, तो हमारा कंट्रोलर कॉल हुआ, दैट इज कॉल स्टूडेंट कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर कॉल हुआ हमारा यहाँ पर, कौन सा कंट्रोलर कॉल हुआ, दैट इज स्टूडेंट
कंट्रोलर, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर गेट मैपिंग के अंदर वैल्यू दे रखी है फॉरवर्ड स्लैश, एक ही स्लैश मैंने यहाँ पर दे रखा है, राइट। और कॉमा लगा के मैंने क्या करा है, रजिस्ट्रेशन वाली वैल्यू भी दे रखी है। तो जैसे ही मैं स्लैश को यहाँ पर यूज करता हूँ तो मेरा कौन सा कंट्रोलर कॉल होता है, इस कंट्रोलर के अंदर की ये वाली मेथड, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। आ रहा समझ में? तो गेट मैपिंग, @गेट मैपिंग क्या होता है, ठीक है। इसके सारे सिंटैक्स एनोटेशंस के क्या होते हैं हम एक एक करके आगे देखने वाले हैं। मैंने इसकी नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो देखिए गेट मैपिंग में करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, दैट इज कॉल्ड गेट मैपिंग। कौन सी मैपिंग हुई है हमारे यहाँ पर, गेट मैपिंग। देखिए मैंने यहाँ पर स्लैश लगाया और कॉल करा, तो जैसे ही मैं स्लैश लगाता हूँ और कॉल करता हूँ तो मेरी इस कंट्रोलर क्लास की, स्टूडेंट कंट्रोलर की कौन सी मेथड कॉल हुई, गेट मैपिंग। और गेट मैपिंग में मैंने यहाँ पर दे दिया फॉरवर्ड स्लैश। आ रहा समझ में? और देखिए यहाँ पर एक मॉडल एट्रीब्यूट्स होता है मेरे पास में, दैट इज कॉल्ड मॉडल एट्रीब्यूट्स। जो क्या करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, स्प्रिंग के अंदर एक फीचर होता है एमवीसी, दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इस मॉडल के अंदर हमने क्या करा, इस मॉडल के अंदर हमने व्यू वाले सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर सेट कर लिया है, राइट। और किस तरीके से फॉरवर्ड करा, फर्स्ट टाइम में अभी यहाँ पर क्या है, सारी चीजें नल है। फर्स्ट टाइम में यहाँ पर सारी चीजें क्या है, अभी मॉडल के अंदर नल है। और मैंने यहाँ पर कर दिया मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, जैसे आप करते थे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर मॉडल डॉट एट्रीब्यूट में आपने क्या कर दिया, स्टूडेंट आपने की डाल दी और एक नया ऑब्जेक्ट पास कर दिया किसका, डीटीओ का। और जैसे आपने इसको किया तो यहाँ पर से रिटर्न मैंने क्या कर दिया है, स्टूडेंट एड अपडेट। ये क्या है, हमारी जेएसपी पेज का नाम है। कौन सी पेज का नाम है, हमारी जेएसपी पेज का नाम है। तो देखिए एड अपडेट वाली मेरी क्या कॉल हो जाएगी, यहाँ से जेएसपी कॉल हो जाएगी। जेएसपी कहाँ मिलेगी मुझे, एसआरसी मेन वेब एप्स वेब आईएनएफ और जेएसपी के अंदर एड अपडेट डॉट जेएसपी मिल गई आपको। आ रहा समझ में? तो फर्स्ट टाइम में आपका ये पेज कॉल हुआ, वो पेज आपको कहां से मिला, ये रहा आपका पेज। आ रहा समझ में किस तरीके से एक्शन कॉल हुई? तो आप गए, आपने स्लैश मारा और जैसे आपने स्लैश को इंटर करा तो यहाँ पर मॉडल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट मैंने सेट कराए और कौन सी जेएसपी कॉल कर ली मैंने यहाँ से, स्टूडेंट एड अपडेट डॉट हाइपन डॉट जेएसपी। अब देखिए किस तरीके से कॉल हुई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर पाथ सेट कर दिया है प्रीफिक्स का, कि जेएसपी सारी कहाँ मिलेगी, वेब आईएनएफ के जेएसपी नाम के फोल्डर के अंदर मैंने क्या करी, सबको सेट कर दिया। और मैंने क्या कर दिया, सफिक्स उसका क्या नाम दिया, डॉट जेएसपी। तो सारी जेएसपी जितनी भी जेएसपी है वो मेरी जेएसपी सब कहाँ मिलेगी मुझे, वेब आईएनएफ के जेएसपी नाम के फोल्डर के अंदर। वेब आईएनएफ के जेएसपी नाम के फोल्डर के अंदर जितनी भी सारी जेएसपी है मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया है। अब स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने क्या करा, स्टूडेंट यहाँ से भेजा था, ये की भेजी थी मैंने यहाँ पर। अभी की क्या है यहाँ पर, देखिए ऑब्जेक्ट बना के भेजा मैंने, तो ऑब्वियसली क्या है, ये फर्स्ट टाइम नल है। क्या है, नल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 1 सेकंड, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्या करा, मॉडल के अंदर सेट कर दिया। किसके अंदर सेट कर दिया, मॉडल के अंदर सेट कर दिया। अब इसका मॉडल का मैं जादू बताता हूँ आगे चल के। आप हमेशा लिखते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लास्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, व्हाटएवर, इतनी सारी चीजें लिखते थे आप। अब आपको इतने सारे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कंट्रोलर पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे मॉडल एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट। और स्टूडेंट में आपने कौन सी एक्शन कॉल कर रखी है, दैट इज होम डॉट, आ रहा समझ में, होम। इसको आप क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। कौन सी कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का ऐड कर रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दैट इज रजिस्टर। आ रहा समझ में, एक्शन याद आ रही है। एक्शन में हम लोग क्या करते थे, सबनेट का नाम लिखते थे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ होम डॉट, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ होम स्लैश होम, तो स्लैश होम क्या है, हमारी यहाँ पर एक्शन है। और मॉडल एट्रीब्यूट में मैंने क्या सेट कर दिया, पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एफ नेम, एल नेम, आ रहा समझ में, ईमेल आईडी। अब इस मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने सेट कर दिया है। और ये बोलता है कि जो स्टूडेंट नाम का आपकी जो मॉडल क्लास है उसमें नाम सेम होना चाहिए। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको स्टूडेंट वाला मॉडल दिखाता हूं। ये रहा आपका मॉडल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी। तो देखिए यहाँ पर नेम के अंदर लेते थे हम लोग
याद आ रहा है आपको? इनपुट टाइप टेक्स्ट और हम लिखते थे नेम इक्वल टू दिस। तो देखिए यहाँ पर पाथ में हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी बिल्कुल वैसे ही लिख रखा है जो हमारा कहां पर है, सॉरी, मॉडल क्लास के अंदर है। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? और मैंने यहाँ पर क्या करा, इस मॉडल की प्रॉपर्टीज को इस मॉडल एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या कर दिया, सेट कर दिया। और करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या करा, सबमिट का बटन, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का बटन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का बटन कहाँ गया, ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन का बटन। मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर रजिस्टर को क्लिक कर दिया। 1 सेकंड, वेयर इज रजिस्टर, ये रहा, सबमिट। आ रहा समझ में? इनपुट टाइप सबमिट, और मैंने यहां से क्या दबा दिया, रजिस्टर। आ रहा समझ में? अब जैसे ही मैं ऐसे रजिस्टर दबाता हूं तो मेरी कौन सी एक्शन कॉल होगी, यहां से कौन सी एक्शन कॉल होगी, होम वाली एक्शन कॉल होगी मेरी। अब जैसे होम वाली एक्शन कॉल होगी तो मेरा फ्लो कहां पर आ जाएगा, वापस कंट्रोलर पे आएगा, दैट इज स्टूडेंट कंट्रोलर पे। और देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, पोस्ट मैपिंग। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को पोस्ट कर रहा हूँ। सारा डेटा मैंने लिया वहां से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल आईडी, व्हाटएवर, और मैंने क्या करा, उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, पोस्ट मैपिंग क्या होता है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो सारा डेटा हमने क्या करा, पोस्ट मैपिंग के थ्रू इस मॉडल एट्रीब्यूट से गेट कर लिया। आ रहा समझ में? और देखिए मॉडल एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ पर क्या करा, डिफाइन करके, और डीटीओ के अंदर मेरा सारा डेटा मुझे यहाँ पर गेट हो गया है। आ रहा समझ में? इस लाइन की अभी यहाँ जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए लेस कोडिंग हमने क्या करी, यहाँ पर एक लाइन में मेथड डिफाइन करी और एक लाइन में मैंने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ से सर्विस कॉल करके और पूरा का पूरा डीटीओ जो आपने स्टूडेंट के यहाँ से पास करा था उसको क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर पास कर दिया। तो दैट इज द फंक्शनलिटी ऑफ मॉडल एट्रीब्यूट। तो की आपने क्या करी, की से सारा डेटा यहाँ पर क्या कर लिया, आपने गेट कर लिया, और सारा डेटा गेट करके आपने सीधे सीधे इसके अंदर पास कर दिया। नहीं तो आपको क्या लिखना पड़ता था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो मैंने सारा डेटा इसके अंदर लेके और क्या कर दिया, एक मेथड पास, मेथड कॉल कर ली, दैट इज क्रिएट और अपडेट स्टूडेंट। देखिए क्रिएट और अपडेट स्टूडेंट पे जाता हूं मैं, तो अगेन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलती है कि आपको डायरेक्ट सर्विस को कॉल नहीं करना है, यू नीड टू डिफाइन ऑल दी मेथड्स। ठीक है, इंटरफेसेस आप डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे? इंटरफेसेस। और इंटरफेसेस के अंदर आप क्या डालोगे, आपकी जितनी भी मेथड्स हैं, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कर देता हूं। तो जितनी भी आपकी मेथड्स है वो सारी मेथड्स आप किसके अंदर डिफाइन करोगे, इंटरफेस में। अब इंटरफेस अगर आपने डिफाइन करा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन। तो आप क्या बनाओगे इसका, इंप्लीमेंटेशन। तो देखिए इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, आईएमपीएल क्लास बना ली, और इंटरफेस को हमेशा क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो जैसे आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो तो जो एट्रीब्यूट आपने जो वहां पर मॉडल के अंदर सेट करे थे, राइट, डीटीओ के अंदर, वो सारे के सारे आपको कहां मिल गए, यहाँ पर मिल गए। अब इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीटीओ। किस फॉर्म में है ये, किस फॉर्म में है, डीटीओ। तो डीटीओ से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी एक मेथड बनाई, कन्वर्ट डीटीओ टू मॉडल, और मैंने यहाँ पर क्या करा, इस डीटीओ को, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, मैं डायरेक्ट मॉडल के अंदर सेट नहीं करूंगा। सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, डीटीओ के अंदर सेट करूंगा और डीटीओ से कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, मॉडल के अंदर। आ रहा समझ में? कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है, कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, मैं वापस ही पीछे जाता हूँ, अल्टर और ब्रेक स्लैश दबाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से मैंने क्या भेजा है, यहाँ से मैंने क्या भेजा था, दैट इज स्टूडेंट। और स्टूडेंट किसका, किसका है, हमारा मॉडल का है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज और ये वाली प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये सेम होती है प्रॉपर्टीज, और मैं कहाँ जाता हूँ, कंट्रोलर में, और कंट्रोलर पर मैंने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मॉडल के अंदर गेट करके किसके अंदर डाल दी, डीटीओ में। डीटीओ का मतलब ही होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलती है कि आप डायरेक्ट मॉडल में डेटा को सेट नहीं कर सकते हो, नहीं करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है कि आप मॉडल के अंदर सारे डेटा को एक साथ सेट नहीं करोगे, आपको ऑलवेज यूज स्टूडेंट डीटीओ, ये जो भी आपका एम्प्लॉय डीटीओ है, और डीटीओ का नाम ही होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। देखो ये भी एक सिंपल सी क्लास है, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज है और वही सेटर गेटर बने हुए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, डीटीओ का ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ से क्या जा रहा है, मैंने क्या पास करा यहाँ पर, डीटीओ। अब मैंने इंटरफेस को कॉल करा, क्या पर क्या जा रहा है यहाँ पर, डीटीओ। इसका नाम भी मैं ठीक कर देता हूँ, ये होना चाहिए स्टूडेंट डीटीओ। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब देखिए
स्टूडेंट डीटीओ का फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएट और अपडेट का इम्प्लीमेंटेशन। और जैसे मैं इम्प्लीमेंटेशन पे गया तो मेरे पास अभी क्या है, अभी तक यहाँ पर पास हो के क्या आ रहा था, डीटीओ, दैट इज डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। अब डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट को मैं मॉडल क्लास में सेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मॉडल ही हमारी कौन सी क्लास है, डेटाबेस वाली क्लास है। तो मॉडल में मैंने क्या करा है, मॉडल के अंदर मैंने टेबल बना रखी, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। मॉडल के अंदर मैंने क्या कर रखे, कुछ कॉलम बना रखे, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी से। तो अभी मुझे क्या क्या मिला है अभी, डीटीओ। तो मैंने सिंपल सी एक मेथड बनाई है, ठीक है, कन्वर्ट करने वाली। मैंने सारे कोड को क्या करा, एक अलग से मेथड के अंदर लिख दिया है। मैंने क्या करा, डीटीओ मिला मुझे, और डीटीओ मिलके मैंने क्या करा, देखो ये सेट कर दिया। डीटीओ से क्या करूंगा मैं, गेट, देखो मैंने गेट करा है पर डीटीओ से, और सेट किसके अंदर कर दूंगा मैं, मॉडल के अंदर। और रिटर्न क्या कर दिया मैंने यहाँ से, मॉडल, है ना, मॉडल को रिटर्न कर दिया मैंने। अब जैसे ही मॉडल को रिटर्न करता हूँ, क्योंकि अब डेटाबेस के अंदर मुझे डेटा को क्या करना है, सेव करना है, तो सारे डेटा कन्वर्ट होकर किसके अंदर आ गया, इस स्टूडेंट मॉडल के अंदर आ गया है। आ रहा समझ में। और जैसे स्टूडेंट मॉडल के अंदर आया तो मैंने एक रिपोजिटरी कॉल करी, दैट इज सेव, रिपोजिटरी की सेव मेथड। तो अब रिपोजिटरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी जो भी क्लास का नाम हो आप वो नाम लिखेंगे, और उसको एक्सटेंड किससे कर लेंगे, जेपी रिपोजिटरी से। किससे कर लेंगे, जेपी रिपोजिटरी से भी कर सकते हैं आप, और CRUD रिपोजिटरी से भी कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो CRUD रिपोजिटरी से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और जेपी रिपोजिटरी भी। और आपको हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, एक इंटरफेस, ठीक है। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों यूज कर रखी है मैंने यहाँ पर बाद में। अभी तो आपका जो एड अपडेट डिलीट गेट का काम है वो सारा किससे हो जाएगा, जेपीए रिपोजिटरी से हो जाएगा। तो आपने क्या करा यहाँ पर, स्टूडेंट रिपोजिटरी को एक ऑटो वायर करा, ठीक है, आपको इंस्टेंस क्रिएट करने की उसकी जरूरत नहीं है। और आपने क्या करा यहाँ पर, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड चला दी। आ रहा समझ में। वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया आपने यहाँ पर। तो आपकी जो भी मॉडल क्लास, जो भी आपका डेटाबेस है, अब डेटाबेस हम यहाँ से चेक करेंगे, डेटाबेस कौन सा हमारा, स्टूडेंट्स नाम का, राइट। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कौन सा डेटाबेस लेता हूँ, स्टूडेंट्स नाम का, और ये टेबल लेता हूँ, उसके अंदर कौन सी, स्टूडेंट नाम की। और उसके अंदर देखिए इतना सारा डेटा सेव है, राइट। फिर से चलाते हैं हम इसको। आ रहा समझ में। ये मैंने सिंपल सा आपको डेटा ऐड करने का एक प्रोग्राम, ठीक है, फ्लो बताया है, डेटा को ऐड करना। ठीक है, अभी कितना डेटा इसमें, 26, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं मैं, ठीक है, रिफ्रेश। अब 26 के बाद में हम ले लेते हैं सलमान खान को, ठीक है। जैसे मैं करता हूं यहाँ पर रजिस्टर्ड, आ रहा समझ में। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, रजिस्टर, राइट। और देखिए मैंने इस प्रॉपर्टी फाइल के अंदर क्या क्या पैरामीटर लिख रखे हैं। मैंने इसके अंदर लिख रखा है सो एसक्यूएल ट्रू, जैसा कि हम हाइबरनेट के अंदर लिखते थे। तो उसने क्या करा है, इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर चला दी, और इंसर्ट क्वेरी चला के डेटा मेरा कहाँ चला गया यहाँ पर, ठीक है, 27, दैट इज सलमान खान, और ईमेल आईडी 27 पे, राइट। फ्लो एक बार फिर से मैं बताता हूँ किस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कॉल करा, हेलो लोकल होस्ट 8080। जैसे लोकल होस्ट 8080 कॉल करते हो तो मैंने यहाँ पर एक मैपिंग दे रखी है, दैट इज कॉल्ड स्लैश मैपिंग, ठीक है। कहाँ गई, ये रही, एक स्लैश मैपिंग मैंने दे रखी है। और स्लैश मैपिंग से मैंने क्या करा, एक स्टूडेंट अपडेट एक जेएसपी को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। और जैसे मैंने इस जेएसपी को कॉल करा, स्टूडेंट कहाँ गई, दिस वन। तो देखिए जैसे मैंने जेएसपी को कॉल करा तो इसके अंदर मैंने क्या करा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ईमेल आईडी को सेट कर दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेट कर दिया। रजिस्टर का जैसे बटन मैं दबाता हूँ तो रजिस्टर का बटन को क्लिक करने के बाद में रजिस्टर का बटन को क्लिक करने के बाद में, राइट, मेरी कौन सी एक्शन कॉल हुई, दैट इज होम। कौन सी एक्शन कॉल हुई, होम। और होम का कंट्रोलर, ठीक है, इसका नाम आप एड भी लिख सकते हो। और होम जैसी कॉल हुई तो यहाँ पर इस कंट्रोलर के अंदर आया हमारा, देखिए क्या है हमारा, कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर हमारी कौन सी मैपिंग कॉल हुई, होम। और मैंने यहाँ पर सेट कर रखा था मॉडल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। वहां पर मैंने क्या करे थे, मॉडल एट्रीब्यूट को सेट किया था। 1 सेकंड फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मॉडल एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, एक साथ रैप कर दिया था इसके अंदर। मॉडल एट्रीब्यूट को मैंने क्या करा था, एक साथ इसके अंदर रैप कर दिया था। और इस मॉडल एट्रीब्यूट को मैंने क्या करा, यहाँ पर गेट कर लिया। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे की
की और वैल्यू, याद आ रहा है आपको? हम की और वैल्यू को सेट करते थे, की डाल के हमको क्या मिल जाती थी? वैल्यूज। तो देखिए वैल्यू सारी इसके अंदर आ गई है। अब ये की डाली मैंने और वैल्यू सारी इसके अंदर गेट कर ली। अब मुझे बार बार @परम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो हमें लिखते थे, इसके अंदर एक और फीचर होता है रिक्वेस्ट परम करके, आ रहा समझ में? आगे देखेंगे हम वो भी। तो आपके जितने भी मान लो यहाँ पर 50 एट्रीब्यूट होते हैं, तो आपको 50 बार थोड़ी लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, सीधे की डालेंगे और वैल्यू के अंदर गेट कर लेंगे, और सारा डेटा आपका किसके अंदर आ गया? इस डीटीओ के अंदर आ गया। अब फ्लो चल रहा है हमारा, जेएसपी से कंट्रोलर पे आया। अब कंट्रोलर से हम कहा जाएंगे? सर्विस पे जाएंगे, और सर्विस से हम कहा जाएंगे? उसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, और डीटीओ को अब किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम मॉडल क्लास के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। आ रहा समझ में? इस तरीके से आप डायरेक्ट मॉडल को यूज नहीं कर सकते हो। और जेपीई रिपोजिटरी बोलता है कि आप आपकी क्लास लो एक स्टूडेंट रिपोजिटरी, और लेने के बाद में आप क्या कर लो, उसको एक्सटेंड कर लो किससे? जेपीई रिपोजिटरी। और जेपीई रिपोजिटरी के अंदर जितनी भी मेथड्स हैं, वो सारी मेथड्स को आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, वापस से मैं वेट जाता हूं। इस तरीके से क्या हो गया, आपका डेटा जाके सेव हो गया। ठीक है, अब देखिए सेव होने के बाद में क्या हुआ? सेव होने के बाद में क्या हुआ? मैंने यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया उसको लिस्ट पे। किस पे रीडायरेक्ट करा मैंने? लिस्ट पे। अब लिस्ट पे कौन सी एक्शन कॉल होगी? ये वाली एक्शन कॉल होगी। देखिए लिस्ट पे एक्शन कॉल हुई, और इसके अंदर भी मैंने क्या करा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मैंने क्या कर दिए? भेज दिए। किसके ऊपर भेज दिए मैंने? स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेएसपी के ऊपर। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, इस कोड को भी रहने दो, जब हम लॉगर सीखेंगे उसके बाद में आपको समझ में आएगा ये 3 लाइन, ये 3 लाइन ऑफ कोड क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, लिस्ट कॉल करी यहाँ से मेथड। ये देखिए लिस्ट कॉल करी, और लिस्ट कॉल करने के बाद में मुझे क्या मिल गई यहाँ पर? मैंने यहाँ पर सर्विस को कॉल करा, और गेट ऑल स्टूडेंट लिस्ट कॉल करी मैंने मेथड। इंप्लीमेंटेशन पे जाता हूं मैं, और इसकी एक मेथड होती है फाइंड ऑल। कौन सी मेथड होती है? फाइंड ऑल। फाइंड ऑल से पूरी लिस्ट मुझे मिल गई यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको शॉर्टिंग वॉर्टिंग कुछ करके, और मैंने लिस्ट को क्या कर दिया से रिटर्न कर दिया। लिस्ट को क्या कर दिया मैंने यहाँ से? रिटर्न कर दिया। और जैसे ही लिस्ट को रिटर्न करा, तो लिस्ट कहाँ मिल गई मुझे? सर्वलेट में आपको मिलती थी लिस्ट, और सर्वलेट में भी आप यहाँ पर याद है आपको, आप करते थे सेट एट्रीब्यूट। याद आ रहा होगा आप लोगों को, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, राइट? तो सेट एट्रीब्यूट अपन यहाँ करते थे, और क्या डालते थे यहाँ पर? की और वैल्यू। तो जैसे की और वैल्यू डाली मैंने, तो देखिए स्टूडेंट लिस्ट को मैंने क्या करा? एज ए वैल्यू पास कर दिया। अब कौन सी जेएसपी पे पास करा मैंने? स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेएसपी। अब मैं आता हूँ नीचे जेएसपी पे। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेएसपी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर? देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, की को गेट करा, और एक वेरिएबल लिया मैंने स्टूडेंट नाम का, और क्या करा मैंने? स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी को क्या कर दिया यहाँ पर? एक फॉर ईच लगाया, और क्या करा मैंने यहाँ पर? उसको इटरेट करवा लिया। राइट, अब फॉर ईच कहाँ से आया? सी टैग हमारा, अगेन जेएसटीएल टैग जिसका प्रीफिक्स है यहाँ पर सी। ठीक है, देखिए फिर से मैं रजिस्टर करता हूँ उसको। ये रजिस्टर करा मैंने। देखिए रजिस्टर के बाद में क्या कॉल हुई हमारी? लिस्ट। ऊपर से देखिए कौन सी यूआरएल कॉल हुआ? लिस्ट। और लिस्ट में देखो ये सारी लिस्ट उठा के मेरे को लाके यहाँ पर दे दी। आ रहा समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक जेएसपी से कितनी भी आप क्या कर सकते हो, इस यूआरएल को कॉल कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर कॉल कर रखा है, होम दिस सर्च। ठीक है, बाय फर्स्ट नेम, सर्च बाय यूजर नेम। आ रहा समझ में? डिलीट। ठीक है, अब मैं देखो डिलीट आपको चला के बताता हूँ एक बार। देखिए डिलीट, तो डिलीट पे कौन सी एक्शन कॉल होगी मेरी यहाँ पर? डिलीट वाली। और डिलीट से मैं क्या भेज रहा हूँ यहाँ सर? आईडी भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ मैं यहाँ पर? आईडी भेज रहा हूँ। और आईडी को मैंने यहाँ पर क्या करा? पार्सिंग वार्सिंग करके क्या कर दिया? डिलीट स्टूडेंट एक मेथड को कॉल कर लिया। डिलीट में मैंने क्या करा यहाँ पर? आईडी। और देखिए आईडी, और एक मेथड होती है जेपी रिपोजिटरी के अंदर, दैट इज डिलीट बाय आईडी। और डिलीट बाय आईडी में जैसे मैं आईडी पास करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? वो आईडी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। बाद में अगेन मैंने कौन सी मेथड कॉल कर ली है? लिस्ट। क्योंकि डिलीट होने के बाद में क्या होगा? मेरी अपडेटेड लिस्ट दिखने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ एक डेटा फारूक नाम का, इसको मैंने डिलीट करा। देखिए 2 थे और अब 1 हो गया है। और देखिए इमीडिएटली हमारी लिस्ट मेथड यहाँ पर कॉल हो गई है। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, हाँ बेटा 2 थे, अब 1 हो गया ना यहाँ पर। ये लोग फिर से डिलीट कर देते हैं। गया फारूक, 3 फारूक थे मतलब। ठीक है, दोनों माइकल के भाई हैं, बड़ा फारूक
ठीक है, एक और फारूक को भी हम यहाँ से आउट कर देते हैं। आ रहा समझ में? तो देखिए कितनी जल्दी से काम हो रहा है। हमारी डिलीट मेथड कॉल हो रही है और इमीडिएट हमारी लिस्ट मेथड यहाँ पर कॉल हो रही है। आ रहा है फ्लो समझ में? चीजें समझ में आ रही है किस तरीके से हम कंट्रोलर का यूज करके एक्शंस को कॉल कर सकते हैं, राइट। आपको कंट्रोलर क्लास या सर्वलेट लिखना ही पड़ेगी। और स्टेट्स में हम यूज करते थे एक्शन क्लास। क्या यूज करते थे हम लोग? एक्शन क्लास। आपको डेटा को गेट करने के लिए आप सिंपल जावा क्लास में डेटा गेट नहीं कर सकते हो। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंपल जावा क्लास अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर कोई सा भी डेटा जेएसपी का या एचटीएमएल का या कोई सा भी डेटा ब्राउजर से पास करोगे तो गेट नहीं होगा। यू नीड टू, ठीक है, टेक सर्वलेट और यू नीड टू टेक कंट्रोलर क्लास। आ रहा समझ में? और अगर आप स्ट्रक्ट्स यूज कर रहे हो तो हम लोग यूज करते थे एक्शन क्लासेस, ठीक है। तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्प्रिंग बूट में आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोलर, राइट। आ रहा समझ में? और कंट्रोलर यहाँ पर काम करता है हमारी जेएसपी सर्वलेट, जेएसपी मतलब यूआई वाली मेथड्स के लिए जिसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है जेएसपी और एचटीएमएल के अंदर। और आगे चल के हम लोग कॉल करेंगे रेस्ट कंट्रोलर, हम लोग एपीआईज को कॉल करेंगे, राइट। अब एपीआईज क्या होती है? अभी तो हमारा सारा फ्लो किससे जा रहा है? यूआई से जा रहा है। किससे जा रहा है? यूआई से जा रहा है। आगे चल के हम लोग फ्लो को भेजेंगे किससे? पोस्टमैन से। किससे भेजेंगे हम लोग? पोस्टमैन से। तो उस समय पर हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। क्या यूज करेंगे हम लोग? रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। थोड़ा सा बताता हूं मैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक मेथड कॉल कर रखी है, यूआरएल कॉल कर रखा है, दैट इज लोकल होस्ट 8080 और होम। आ रहा समझ में? तो होम पे क्या होता था? हमारा डेटा क्या होता था? हमारा डेटा सेव होता था। होम पे हमारा डेटा क्या होता था? सेव होता था, राइट। तो देखिए या मैं इसको ठीक कर देता हूँ उसका नाम, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। सर्वर को मैं बंद करता हूँ, ठीक है। कौन सी जेएसपी थी हमारी यहाँ पर? हेड अपडेट, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर हेड स्टूडेंट या रजिस्टर स्टूडेंट। ना समझ में? तो रजिस्टर स्टूडेंट क्या हुई? हमारी एक्शन हो गई। अब एक्शन किस पे जाएगी? कंट्रोलर पे। तो होम को हटा देता हूं मैं यहाँ पर और क्या कर देता हूँ? रजिस्टर स्टूडेंट। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अब देखिए किस तरीके से ग्रेस्ट एपीआई काम करती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। कई बार आप लोग क्या करते हो, कई बार यूजर क्लाइंट क्या करता है, वेबसाइट को यहां से तो बनवाता ही बनवाता है और साथ साथ में किससे बनाता है? दिट इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड से या आईओएस से। तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट किस तरीके से पोस्ट होती है? इस पोस्टमैन के थ्रू हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। पोस्टमैन के थ्रू हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। जिस डेटा को आप यहाँ से सेव कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, डेटा को आप क्या कर रहे थे? यहाँ से सर्वर बंद कर दिया मैंने, नहीं चलेगा, तो आप क्या करते थे? यहाँ से रजिस्टर करते थे। उसी तरीके से मोबाइल एपीआई से पे रिक्वेस्ट आएगी रजिस्टर स्टूडेंट और जेसन के अंदर क्या आएंगे? हमारे पैरामीटर आएंगे। आ रहा समझ में? तो डेटा क्या होने वाला है? हमारा यहाँ पर जाके सेव होने वाला है, राइट। इसके लिए मैंने अलग से टॉपिक स्लाइड बना रखा है, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका डेटा कहीं से भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है। रिमोट लोकेशन से आ सकता है, आपका डेटा किसी एंड्रॉइड फोन से आ सकता है, आपका डेटा किसी आईफोन से आ सकता है, और आपका डेटा किसी यूआई एप्लीकेशन से आ सकता है, जैसा कि अपन यहाँ से भेज रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर। क्या यूज करेंगे हम लोग? रेस्ट कंट्रोलर, राइट। उसका भी एक अलग से टॉपिक मैंने बना रखा है। 1 सेकेंड, ठीक है। लोकल होस्ट 8080, ये आपका डिफॉल्ट पेज कॉल हो गया ऐसे, राइट। वापस से मैंने इसके अंदर डाला हमारा फेवरेट माइकल, इसका लास्ट नेम कर दो हम खान, ईमेल आईडी मेरा ही डाल देता हूँ इसका, राइट। रजिस्ट्रेशन। तो देखिए कौन सी एक्शन कॉल हुई यहाँ पर? कौन सी एक्शन कॉल होगी यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन वाली, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया? नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। कंट्रोलर कहाँ गया हमारा? ये रहा हमारा कंट्रोलर, राइट। और आप क्या कर सकते हो? सीस आउट लगा के चेक कर सकते हो कि आपका फ्लो इस कोड के अंदर आया है नहीं आया। और आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं लॉगर। आ रहा समझ में?
अब देखिए मैंने एक कोड बना रखा था, ठीक है, इसको अगले टॉपिक में समझेंगे हम लोग। तो हमने अभी आज देखा है किस तरीके से एक यूजर क्या होता है, रजिस्टर होता है और लिस्ट एक्शन कॉल होती है। डिलीट भी हम देख चुके हैं। इसी तरीके से हमारी कौन सी है, एडिट। अब देखिए एडिट को मैं कॉल करता हूं, ठीक है, एडिट को मैं कॉल करता हूं, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी 17 के लिए क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एडिट हो गया। और सलमान को मैं कर देता हूं हमेरा माइकल, आ रहा समझ में। और इसको क्या कर देता हूं मैं यहाँ पर अपडेट। सेम पेज कॉल हो रहा है मेरा, एडिट में क्या हो रहा है, सेम पेज जिससे हम एड कर रहे थे ना, वही वाला पेज कॉल हो रहा है। और प्री पॉपुलेटेड वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, फेच करके यहाँ पर ले आया हूँ और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया है। और देखिए अब रजिस्टर की जगह मैं क्या कर, यहाँ पर मेरा बटन क्या हो गया, अपडेट, ठीक है। एक वर्ड में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप इसको एक एक करके पढ़िए। ये देखिए यहाँ पर अगर स्टूडेंट आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो कौन सा बटन शो होगा, अपडेट बटन शो होगा। यहाँ पर आ रहा है समझ में। तो अपडेट बटन शो हुआ और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइकल कर दिया, ठीक है। तो आज हमने देखा ऐड, अपडेट, डिलीट और गेट, ठीक है। गेट के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, लिस्ट वाली एप्लीकेशन यूज कर रखी है। और मैंने कुछ कुछ यहाँ पर और भी फीचर्स बनाए हैं, दैट इज स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट सर्च स्टूडेंट बाय आईडी, सर्च स्टूडेंट बाय फर्स्ट नेम, और हमारा रिसोर्स बंडल, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। मतलब अगर आप एप्लीकेशन को इंग्लिश में खोलना चाहते हो तो हेलो फ्रॉम, ठीक है, इंग्लिश में आएगा। और आप जर्मन में खोलना चाहते हो तो आपको डच लैंग्वेज के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर दिखने वाला है, राइट। ये भी किस तरीके से अचीव करेंगे, ये आप पढ़ नहीं पाओगे, इसके लिए आपको जर्मन सीखना पड़ेगी। आ रहा समझ में। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। आ रहा समझ में। जो भी लैंग्वेज में आपको क्लाइंट बोलता है तो आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग रिसोर्स बंडल, इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन के थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हो। जैसा कि मैं बैठा हूँ हिंदुस्तान में और मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश में आए, तो इस तरीके से आने वाली है। और मैं अगर जर्मनी में हूँ, मुझे जर्मनी आती है, जर्मन आती है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए जर्मन के अंदर कर लूंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके हम ये सब चीजें देखेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करते जाएंगे। अब हम लॉग4j भी देखने वाले आने वाले समय में, जेयूनिट देखेंगे, ईमेल एपीआई, एसएमएस एपीआई, आपको किस तरीके से ओटीपी मोबाइल पे मिलता है, ठीक है। आ रहा समझ में। किस तरीके से आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आते हैं 4 नंबर के, 6 नंबर के, और आप क्या करते हो उसको, ठीक है, उसका यूज करते हो। गिटहब क्या होता है, यूएमएल, आरयूपी, एचआर की क्वेश्चन आंसर। और अदर देन दिस हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक रेस्ट एपीआई भी देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा है, हर बार क्या होता है, आपको आपकी रिक्वेस्ट हर बार यहां से नहीं आएगी, आपकी रिक्वेस्ट हर बार यूआई से नहीं आएगी। आपकी रिक्वेस्ट एक मोबाइल एप्लीकेशन से भी आ सकती है और आपकी रिक्वेस्ट कहीं और रिमोट लोकेशन से भी आ सकती है। तो उस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज रेस्ट एपीआई। क्या यूज करेंगे हम लोग, आ रहा समझ में, ठीक है। तो डन फॉर द डे। कोड का मैंने आज आपको फ्लो बताया है। इस वीडियो को आप अच्छे से और देखना, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो, राइट, और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।